हेलो एवरीवन। बच्चों 2023 का जो हम लोग PYQ शुरू किए थे, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 10 तक डिस्कशन किया था और उन पूरे क्वेश्चंस को हमने समझा, उसको अच्छे से एनालिसिस किया। उनसे जुड़े टॉपिक को, फॉर्मूले को देखा कि किस फॉर्मूले पर कैसा क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस को हम वाकई में 1 मिनट से कम में कर सकते हैं कि नहीं। ये देखो, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो फिजिक्स सेक्शन में जितना हमने टाइम मैनेज किया है या टाइम मैनेज करना है हमें, उसके हिसाब से पर क्वेश्चन में जितना समय हमारा बनता है उतने समय में हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत प्री प्लान होकर चलना है, ऐसा नहीं कि हम प्लान कुछ और की एग्जाम में कुछ और कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि हर क्वेश्चन पे हम कितना वक्त खर्च कर पा रहे हैं या कितने वक्त में क्वेश्चन हो पा रहा है। तो अब तक चाहे 2024 के PYQ हो, चाहे फिर ये 23 का जो हम लोग अब कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में मैं तुमको ये दिखाता हूँ कि देखो भाई, ये क्वेश्चन कितने वक्त में हो सकता है। और हमने तुमको ये बात बताई है, समझाई है कि यार 90 से 95% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 मिनट से कम में सॉल्व हो जाएंगे। बट तुमको पेशेंस रख करके उन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चंस हमारे एकदम कंट्रोल में मिलेंगे। ठीक है, 2025 में बहुत बदलाव नहीं होगा क्वेश्चंस के लेवल में, जैसा लोग बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर, द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी मोर और लेस सेम एज इन द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, बट वो हमारे हाथ में तो है नहीं। तो हमारे हाथ में जो है वो है अच्छे से प्रिपरेशन करना, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझना, प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनको देखते हुए स्ट्रेटेजी प्लान करना। ठीक है, ये हमारे हाथ में, इसको अच्छे से करना है। तो 2023 का हम लोग आज सेकेंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है और अकॉर्डिंगली हमको कैसे प्रिपेयर करना होगा। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे और देखते हैं 11 क्वेश्चन किस चैप्टर से है, किस कॉन्सेप्ट से है और इसको सॉल्व कैसे करना है। चलो, तो 2023 के PYQ का जो सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में एक देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि आना ही आना है। एक दो क्वेश्चन, बहुत लंबा चैप्टर है, एक दो क्वेश्चन तुमको मिलना है। ठीक है, तो अब ये एक सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है। अब बहुत बच्चे से परेशान हो जाएगा, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन तुम लोग किरचॉफ्स लॉ कहीं ना लग जाए। हो सकता है कि तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व होता हो, लेकिन बहुत रेयर चांस है कि वो क्वेश्चंस ओम्स लॉ से सॉल्व ना हो। हमारे पास पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा, हम कोशिश करेंगे कि किरचॉफ्स लॉ लगाने की ज़रूरत ना पड़े। हार जाओ, थक जाओ, तब बात की बात अलग है। ठीक है, बट देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करेंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंपल सा सर्किट दिया है। इस सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा वो हमको फाइंड करना है। सर्किट में 2 सेल हैं, 3 रेजिस्टेंस है और हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी 2 सेल आते हैं तो हम लोग हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि यार ये कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स से सॉल्व हो सकता है क्या। तो हम लोग जानते हैं, समझते हैं, पढ़ें कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जब 2 सेल आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो उनका जो नेट EMF होता है दैट इज E1 प्लस E2, अगर वो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं तो। सिंपल तुम्हारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में हमने ये देखा है, समझा है कि 2 सेल को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए और दोनों के सेम टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो तो जो नेट EMF होता है वो दोनों का डिफरेंस होता है, E1 माइनस E2। ये बहुत बेसिक सा चीज़ है, हम सब जानते हैं। अगर सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड होगा तो नेट EMF इज E1 प्लस E2। अगर सेम टर्मिनल्स हैं इट इज E1 माइनस E2। तो E1 अगर इसको मैं 10 ले लूँ -5 तो कितना आ गया तुम्हारा 5 वोल्ट। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है
अगर मैं इन दोनों सेल को एक सिंगल सेल के तौर पे कंसिडर करूं तो इनका जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो 5 वोल्ट आएगा। इसमें एक बात ध्यान देनी है कि जो 5 वोल्ट आएगा उसका पॉजिटिव किधर होगा, उसका नेगेटिव किधर होगा। ये जो टोटल वैल्यू है ये पॉजिटिव आई है। अब पॉजिटिव तुमने किस सेल को लिया है, फर्स्ट सेल को लिया है, इसके तुमने ईएमएफ को नेगेटिव लिया। तो जो यहाँ पर पॉजिटिव आया है इसका मतलब ये हुआ कि सेल का जो टर्मिनल्स होंगे वो इसी सेल के अकॉर्डिंग बनेंगे। मतलब इसका जो 5 वोल्ट है उसका नेगेटिव उधर रहेगा और पॉजिटिव इधर रहेगा। जैसा फर्स्ट सेल का टर्मिनल्स है वैसा ही इसका होगा। अगर नेगेटिव आता ना तो जैसा इसके टर्मिनल्स हैं वैसा इसका हम लोग रखते हैं। तुमने जिसको पॉजिटिव लिया जिसको नेगेटिव लिया उसके हिसाब से इसके टर्मिनल्स को डिसाइड तुमको करना है। अच्छा, ये क्यों जरूरी है सर? हमारा वोल्टेज आ गया, करंट भी निकालेंगे, सारे तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, 2 7 9 1 10, I इज इक्वल टू V/R किया, 5/10 किया, 0.5 आ गया, 0.5 दिख भी रहा है। ठीक है, यहाँ 0.5 का एक ही ऑप्शन है, लेकिन 0.5 के अगर 1-2 ऑप्शन और होते तो उस कंडीशन में हमको डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ता कौन सा 0.5 वाला सही है। देखो, अगर मैं सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनना चाहिए। एक सेल जिसका नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, और ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, और ये तुम्हारा हो गया तीसरा। हालांकि इनको भी कंबाइन कर सकते हो मगर कंबाइन में फिलहाल भी नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ 2 ओम, दिस इज़ 1 ओम, दिस इज़ 7 ओम एंड दिस इज़ 5 वोल्ट। अब यही मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने जो 5 वोल्ट आया इसका मैंने प्लस माइनस डिसाइड कैसे किया। तो इस सेल को पॉजिटिव माना था, नेट वैल्यू पॉजिटिव आई है, तो इसी के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस हम लोग को लगाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर नेगेटिव आता तो इसके हिसाब से प्लस इधर, इससे पता चलेगा करंट का डायरेक्शन किधर से किधर है। करंट का डायरेक्शन देखो, यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा, यू जाएगा, यू जाएगा, यू जाएगा। तो अगर ये तुम्हारा पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट तुम्हारा बी है, तो करंट का डायरेक्शन जो कि 0.5 एम्पियर है, करंट कितनी होगी, I इज इक्वल टू 5/10 दैट इज 0.5 एम्पियर। अब ये करंट डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी की तरफ होगा, और ए से बी की तरफ होगा वाया ई। यहाँ पर ई कोई पॉइंट होगा, ई से होते हुए बी की तरफ जाएगा, तो ए टू बी होगा, और वो भी थ्रू ई, और वैल्यू कितनी होगी 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल सोल्यूशन है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी तुमको मिले ध्यान रखना कि क्वेश्चन करने का टेक्निक क्या है, तरीका क्या है, ये जो प्लस माइनस है उसको डिसाइड कैसे करना है और फिर सॉल्व कैसे करना। सिंपल ओम्स लॉ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एक बार पढ़ लेना है ना। अगर 2 या 2 से अधिक सेल के कॉम्बिनेशन हो तो नेट ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं, ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना अपने प्रिपरेशन के दौरान, तो हेल्पफुल रहेगा। तुम्हारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर आएंगे तो कर सकते हो। ठीक है, वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर मैंने एक लेक्चर बनाया है, मैं इसमें टैग करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा, उसको देख लेना। वहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुमको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलेंगे 12 की तरफ, इसे कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इस साल का 2023 का, उसमें एरर एनालिसिस से क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मगर एक बात को गौर करना, ऑप्शंस बड़े क्लोज हैं, 1.4, 1.2, 1.3, तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से हमें करना होगा इसमें। इस सब बातों को ध्यान रखना कि भाई ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, तो एकदम हमें सही आंसर तक पहुंचना होगा। ठीक है, फिलहाल एक चीज़ तुमको पहले बता दो, किस फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन होगा या ऐसे क्वेश्चंस किस फॉर्मूले पे होंगे। लेट अस सी फॉर्मूला, जो मेन चीज़ की बात करते हैं। जैसे मान लो कोई एक क्वांटिटी है P, जो इस फॉर्मूले से एक्सप्रेस होती है ना, x टू पावर a, y टू पावर b, z टू पावर c। x, y, z कोई फिजिकल क्वांटिटी है, a, b, c उनके एक्सपोनेंट्स हैं। अब जाहिर सी बात है p की वैल्यू x, y, z पर डिपेंड कर रही है। हम अगर x, y, z को सही से मेज़र नहीं करेंगे तो p की वैल्यू भी करेक्ट नहीं आएगी, p की वैल्यू में एरर आएगा, और वही एरर हम लोग कैलकुलेट करते हैं अगर x, y, z में एरर हमको पता हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मैक्सिमम एरर इन P, एरर
इन परसेंटेज एरर इन p इज इक्वल टू x के पावर a है, तो जो एक्सपोनेंट पावर होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। a इंटू परसेंटेज एरर इन x, ये x में परसेंटेज एरर निकालने का तरीका है। होता क्या है इसमें, डेल्टा x एरर है, x उसकी ओरिजिनल वैल्यू है इंटू 100। सिर्फ डेल्टा x बाई एक्स होगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। डेल्टा x को सिर्फ कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, इंटू 100 किया तो इसे कहते हैं परसेंटेज एरर इन x। ठीक है, तो डेल्टा x उसका एरर है, x उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, इंटू 100 उसका कर दिया तो मिल गया तुमको परसेंटेज एरर इन x, और जो भी होगा एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस अगेन y का पावर b है, तो b इंटू परसेंटेज एरर इन y। ठीक है, y का एक्सपोनेंट b था, तो जो भी एक्सपोनेंट पावर से तुमको मल्टीप्लाई करना है और उसका परसेंटेज एरर, प्लस z के पावर c है। अब जब वो तुम्हारा न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सबको प्लस ही करना है और एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई। तो c इंटू परसेंटेज एरर इन z, ये एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का, जिस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूला क्या लगाने हैं। बस ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में हो तब भी प्लस करना है, डिनोमिनेटर में हो तब भी प्लस ही करना है, 2 हो 3 हो 10 हो जितने भी हो, और एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में एक्स वाई जेड के एरर डायरेक्टली दिए होते हैं, कहीं कहीं कैलकुलेट करना होता है, यहाँ पर हमें हल्का सा कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पे एरर डायरेक्टली दिए, उनके मेजरमेंट दे रखे हैं। जैसे अ मेटल वायर हैज़ मास 0.4 मेज़र किया, जिसमें इतना एरर है, तो ये 0.4 उसकी वैल्यू ये वाली हो गई, एक्स ओरिजिनल वैल्यू दिस वन। ये डेल्टा एक्स ही तुम्हारा एरर है इंटू 100। समझो जो दिया है वो है क्या एक्चुअली, उसका रेडियस मेज़र किया, एक तार का हमने मास नापा, फिर उसका रेडियस नापा जो कि 0.3 mm आया, जिसमें इतने का एरर भी था। फिर हमने उसकी लेंथ को नापा जो कि 5 सेंटीमीटर के साथ इतना एरर भी लेकर के आया। तो यहाँ पर मास में, रेडियस में, लेंथ में डायरेक्टली एरर कैलकुलेट नहीं करके दिया हुआ, यहाँ पर उनकी वैल्यू दी है कि इतना मेज़र किया इतने एरर के साथ, इतना मेज़र किया इतने एरर के साथ, मतलब ये वैल्यूज हमको दी है। कैलकुलेशन करना होगा इसमें, ठीक ठाक कैलकुलेशन करके देखना, और आंसर बहुत क्लोज है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये कहलाएगा, मगर इजी वन में इसको भी काउंट कर सकते हो। एक बात और, हमें इस मेटल वायर की डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी में एरर फाइंड करना है एक्चुअली में। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। भाई एक मेटेलिक वायर का जो शेप होगा वो सिलिंड्रिकल होगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, लेंथ एच कहो, लेंथ कहो, जो कहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और क्लियर कर दूं भाई, डेंसिटी कैलकुलेट अगर करने जाओगे तब तो हम लोग हमेशा कहेंगे कि रेडियस और लेंथ भाई यूनिट सेम होना चाहिए, है ना, दोनों एसआई में हो, दोनों मीटर में हो, दोनों ही सेंटीमीटर में ऐसा हो। जब एरर कैलकुलेट करने जाओगे ना, तो अगर उनको सेम यूनिट में नहीं भी रखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। रेडियस mm में है, पुट इन mm, लेंथ सेंटीमीटर में है, पुट इन सेंटीमीटर। तुम एरर कैलकुलेट करने जा रहे हो, डेंसिटी कैलकुलेट नहीं जा रहे हो। तो अगर तुम काउंट कर भी दोगे, फॉर एग्जांपल आर को भी हमने मीटर में काउंट कर दिया, लेंथ को मीटर में काउंट कर दिया, तब भी आंसर में सेम। ऐसा अब कुछ सोच सकते मुझे यार बड़ा लंबा कैलकुलेशन है, मास ग्राम में है पहले किलोग्राम में चेंज करो, आर मिलीमीटर में है पहले मीटर में चेंज करो, लेंथ सेंटीमीटर में पहले मीटर में चेंज करो, पहले एसआई में करो, फिर देखेंगे, वक्त ज़ाया होगा तुम्हारा, सेम आंसर आएगा। एरर में तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले से यूज़ करते हैं। पाई हमारा कांस्टेंट है, उसमें एरर नहीं होगा, तो परसेंटेज एरर इन डी इज इक्वल टू एक्सपोनेंट मास का 1 ही है ना,
तो परसेंटेज एरर इन मास प्लस आर का पावर 2 है, तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर प्लस लेंथ का पावर 1 है, तो प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ। ठीक है, अब डेल्टा एम क्या है, तो मास में एरर है 0.002 और मास कितना है इसका 0.4 इंटू 100 प्लस 2 इंटू आर का एरर दिया है 0.001 और आर कितना है 0.3 इंटू 100 प्लस लेंथ में क्या बता रहा है, लेंथ में है 0.02 बाई 5 इंटू 100। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 0.2, 0.2 बाई 0.4 किया तो इट इज़ 0.5 प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.1 बाई 0.3, 1 बाई 3, 2 बाई 3, 2 बाई 3 0.67 आएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 2 बाई 5 यानी कि 0.4 है ना, तो नहीं 2 बाई 5, हाँ 2 बाई 5 0.4, तो कितना आएगा बताओ 0.4, 0.5 किया तो कितना आ गया 0.9, 0.9 और 0.67 के 1.57 के आसपास आएगा, तो 1.57 के हिसाब से 1.6 इज द करेक्ट आंसर, जो कि इसको सॉल्व करने पर लगभग 1.57 का परसेंटेज एरर आएगा, जो कि 1.6 के क्लोज है, बाकी तीन तो बहुत दूर है। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन पे तुमको ध्यान रखना है, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को तुमको ध्यान रखना है जिस फॉर्मूले पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, अगर कहीं भी परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं तो इस फॉर्मूले को याद करना। बाकी कैलकुलेशन में जो बताया मैंने कि यूनिट्स को अगर तुम चेंज नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर डेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो बात की बात है, लेकिन डेंसिटी में एरर कैलकुलेट करना तो तुम ऐसे कर सकते हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलेंगे 13 क्वेश्चन की तरफ, रीड फास्ट। क्वेश्चन 13 बच्चों लिया गया है सेमीकंडक्टर चैप्टर से, और जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर जो चैप्टर इसमें थ्योरी कितनी ही इंपॉर्टेंट है, तो बार बार जब भी इस पे क्वेश्चन आते हैं हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ कि जो भी नोट्स हैं, जो भी जहाँ से जैसे पढ़े हो, जैसा प्रिपरेशन किया है, सब बढ़िया है, बस एक कम और करना कि इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी की है उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ते जाना, और उसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर लेना। विश्वास मानो कि इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे थ्योरेटिकल हो, कॉन्सेप्चुअल हो, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक है, हो सकता है कि 4-5 डेज तुमको लगेंगे पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ने में, समझने में, मगर वो 4-5 डेज तुमको 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में तुमको दे करके जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारे और अच्छे से क्लियर होंगे, जो डाउट्स होंगे वो और क्लियर होंगे, और चैप्टर का पूरा तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट होगा। तो एक काम जरूर करना कि इसके जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, तुमको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन देते हैं जो कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, इनको हमको चेक करना था कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। ऑप्शंस में लिखा नहीं हूँ, स्टेटमेंट में चेक कर लेंगे कौन कौन सी कौन कौन गलत है। ऑप्शंस में क्या है कि 1 सही है, 2 गलत है, 2 सही है, 1 गलत है, 2 सही है, दोनों गलत है, ऐसे ही कुछ ऑप्शंस होंगे। देखते हैं कौन सही कौन गलत है। फोटोवोल्टाइक डिवाइस या फोटोवोल्टाइक सेल के बारे में हम लोग 2024 के जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे तो पूरा डिटेल में तुमको हमने बताया था। अगर जो बच्चे नहीं इसको देखे हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक्त जब फोटोवोल्टाइक डिवाइस से फोटोवोल्टाइक सेल से क्वेश्चन मिला था तो उसकी पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो देखते चलोगे तुमको मिलता चलेगा कि यार हाँ बात सही है। तो अगर वो तुमने वीडियो देखा है, वो सेक्शन तुमने देखा है, तुमको अच्छे से याद होगा कि फोटोवोल्टाइक सेल का काम क्या होता है। ये ऑप्टिकल एनर्जी लेता है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। वही तो लिखा है यहाँ पर भी कि द फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यही तो इसका मेन उद्देश्य होता है। वो आकाश से सौर ऊर्जा को लेता है, सूरज की ऊर्जा को लेता है इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन और उसको इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोवोल्टाइक सेल का यही मेन काम होता है, जो कि पहला ऑप्शन है
जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलते सेकंड ऑप्शन की तरफ। अब ये चीज़ थोड़ा सा हमको समझना होगा कि भाई ये होता क्या है, व्हाट इज अ जेनर डायोड। जेनर डायोड इज डिजाइंड टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस। कुछ शब्दों पे हमको अच्छा सा काम करना होगा, है ना। रिवर्स बायस क्या होता है, जेनर डायोड क्या होता है, और ये ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है। वैसे स्टेटमेंट सही बिल्कुल कि जेनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में काम करता है और ब्रेक डाउन रीजन में काम करता है। मगर ये होता क्या है जेनर डायोड। देखो, हम सब जानते हैं कि एक पीएन जंक्शन में ये हमारा पी टाइप है, ये एन टाइप है। मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा। तो पी और एन में जब हम लोग पी को और नेगेटिव से और एन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। जब किसी पीएन जंक्शन में एन टाइप को तुम नेगेटिव से, उस एन टाइप को तुम पॉजिटिव से और पी टाइप को तुम नेगेटिव से कनेक्ट करते हो किसी सेल या बैटरी के, तो इस बाइसिंग को हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, चूँकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर पे नेगेटिव एक्यूमुलेशन होता है और यहाँ पर पे पॉजिटिव एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लंबी कहानी है, ये हम सब जानते भी होंगे। जब तुम रिवर्स बाइसिंग करते हो तो ये जो पॉजिटिव बैटरी है, जो नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के, इनके वजह से ये जो तुम्हारा पोटेंशियल बैरियर है बहुत स्ट्रांग हो जाता है और इससे करंट का फ्लो लगभग बंद सा हो जाता है ना। थोड़ी बहुत करंट फ्लो होगा तो होगा, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होगा। तो इसको हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन से कंडक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट का होगा बहुत नॉमिनल होता है। तो ये होता है रिवर्स बायसिंग। अब ब्रेकडाउन क्या होता है, जब हम इस रिवर्स वोल्टेज को बहुत बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फ्री चार्ज क्रिएट होंगे। कैसे क्रिएट होंगे, लंबी कहानी है, फॉरगेट इट। बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेक डाउन रीजन। तो जब भी तुम रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को बहुत बढ़ाओगे, यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और कंडक्शन शुरू हो जाएगा और रैपिडली कंडक्शन शुरू होगा। हल्के से वोल्टेज पे झटक से करंट भागेगी। इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, और ब्रेक डाउन रिवर्स बायसिंग में ही होगा। और जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। ये तुम्हारा करंट है, ये तुम्हारा वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज के हल्का सा बढ़ाने पर करंट बहुत तेज बढ़ती है। ऑलमोस्ट वोल्टेज कांस्टेंट होता है मगर करंट बहुत तेजी से बढ़ती है। तो इसको यूज करके वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। करंट बढ़ता रहेगा, वोल्टेज लगभग फिक्स रहेगा। तो उसी को हम कहते हैं जीनर डायोड। जब इससे ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम जब डायोड को यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं, इस ब्रेकडाउन को हम कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। सी जेनर एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इसको देखा था, समझा था, उन्हीं के ऑनर में कहते हैं जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, जब यहाँ से वोल्टेज तुम बढ़ाओगे, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, करंट सडनली बढ़ेगी, जिसको कॉल्ड जेनर ब्रेकडाउन, और उस डायोड को कहते हैं जेनर डायोड। ठीक है, तो जेनर डायोड इज डिजाइंड टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस, बिल्कुल सही है। इन ब्रेक डाउन रीजन, बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मगर ये आना चाहिए कि जेनर डायोड क्या होता है, ब्रेक डाउन क्या है, रिवर्स बायस क्या है, ब्रेक डाउन कैसे होता है, ब्रेक डाउन का क्या मतलब है, जेनर डायोड का फंक्शन क्या है, जेनर डायोड का यूज़ किस लिए करते हैं। इसको यूज़ करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ताकि वोल्टेज को कांस्टेंट रख सके, करंट अपना बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। जो ऑप्शन हो वही सही है। ठीक है, चलेंगे 14 क्वेश्चन की तरफ। डू इट फास्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। 14 अच्छा क्वेश्चन है। 14 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बातों को समझना होगा डिटेल में, क्या क्वेश्चन है और क्या कहना चाहता है समझना। उसके पहले क्वेश्चन क्या, एक चीज़ तुमको बता, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताता हूँ मैं, कि सपोज दैट ये एक हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। ये करेगा क्या, हमने इसमें एक एसी इनपुट दिया, ठीक है, जो कि
बाई डायरेक्शनल करंट भी या बाई डायरेक्शनल वोल्टेज भी कह सकते हो। इसका ऊपर भी डायरेक्शन, नीचे भी, इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल। तो हमने इस पर एक इनपुट दिया। अब इस पे क्या मिला, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया मैंने, जहाँ पे जिसको हम कहते हैं लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे आउटपुट हमको मिलेगा। तो यहाँ पे आउटपुट जो मिलता है वो हमको कुछ ऐसा मिलता है ना। तो इसने जो नीचे वाला सिग्नल था उसको ऊपर कर दिया, तो इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सॉरी, इसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसने पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल दोनों को कंडक्ट किया है। कुछ ऐसे होंगे जहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट नहीं रहेगा, केवल ऊपर वाला पार्ट ही पास होगा, तो उसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का एक जनरल सा कह सकते हो कि फिगर। अब ये जो तुम्हारा आउटपुट है, अगर तुमसे मैं पूछूं कि क्या ये एक डीसी आउटपुट है, तुम कहोगे सर नहीं, कतई नहीं, ये डीसी आउटपुट नहीं है। डीसी आउटपुट में ये जो वैल्यू चेंज हो रही है, ऐसा नहीं होता। डीसी आउटपुट तो ऐसा होता है, कुछ ऐसा। तो इसको हम कहते हैं कि बाई डायरेक्शनल को यूनि डायरेक्शनल में चेंज कर दिया। मगर डीसी आउटपुट अब भी नहीं मिला है हमको। डीसी आउटपुट में रिपल्स नहीं होते, इसको रिपल्स कहते हैं। जो चेंज हो रहा है ऊपर नीचे, इसको रिपल्स कहते हैं। रिपल्स नहीं होना चाहिए। इस रिपल को रिमूव करोगे तब जाके ये सिग्नल डीसी आउटपुट के नज़दीक, हालांकि एग्जैक्ट तब भी नहीं होगा मगर क्लोज टू कह सकते हो। अभी तो बिल्कुल नहीं। अभी जो इसको तुम कहोगे सिर्फ बाई डायरेक्शनल को यूनिट डायरेक्शन में चेंज किया, आउटपुट इज स्टिल फार अवे फ्रॉम बीइंग अ डीसी आउटपुट, जो कि ऐसा होता है। इसमें रिपल्स नहीं है, यहाँ पर रिपल्स है। इस रिपल को कम करना होगा। इस रिपल को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सर्किट में, वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले क्वेश्चन क्या वो समझे, फिर सुन लो क्वेश्चन क्या है। अ फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन। जानते हो क्या भाई, 2 पीएन जंक्शन होते हैं जिनको यूज़ करके हम लोग एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। अ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। अ कैपेसिटर एंड अ लोड रेजिस्टेंस। इनमें से जो ये तुम्हारा कैपेसिटर देख रहे हो ना, यही होता है जो हमारा ये काम करता है। विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स, दिस मतलब पीएन जंक्शन, ट्रांसफार्मर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इन चारों में से कौन सा कंपोनेंट है जो रिमूव करता है एसी रिपल को। भाई क्यों रिमूव करना है, भाई एसी रिपल को रिमूव करोगे तब तो डीसी बनेगा। कौन रिमूव करता है, ये शुभ काम कैपेसिटर के द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर है वो सीधा है, कैपेसिटर डज दिस वर्क। मगर कैसे, हाँ ये काम एक इंडक्टर के द्वारा भी हो सकता है, मगर फ़र्क होगा। अगर कैपेसिटर तुम यूज़ करोगे तो वो इसके यू लगा दोगे पैरेलल में, और जैसे ही पैरेलल में कैपेसिटर लगाओगे, इस रेजिस्टेंस के सी लगाओगे, इसका जो रिपल है वो कुछ हद तक कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा। एकदम से गायब नहीं होगा, मगर रिपल को काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हो, और क्लोज टू डीसी सोर्स तक ही जा सकता है अगर कैपेसिटर को यूज़ किया जाए तो। और वो भी कैसे, लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में यूज़ होना चाहिए। ये काम एक इंडक्टर के द्वारा भी होता है, मगर वो इंडक्टर रेजिस्टेंस के सीरीज़ में होना चाहिए। याद रखना, हम लोग रिपल को दूर करेंगे तब जाके वो जो हमारा आउटपुट है, जो कि फ़िलहाल डीसी नहीं है, उसमें रिपल को तुम कम करोगे, रिमूव करोगे, तब जाके वो डीसी आउटपुट बनेगा। और रिपल को रिमूव करने का काम इट कैन बी डन आइदर बाई ए कैपेसिटर और बाई एन इंडक्टर। अगर कैपेसिटर के द्वारा करना होगा तो वो कैपेसिटर लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में होना चाहिए, और अगर इंडक्टर के द्वारा करना होगा तो वो इंडक्टर इस रेजिस्टेंस के सीरीज़ में होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के हम लोग इसके रिपल्स को कम कर सकते हैं और कह सकते हैं कि चलो भाई हमें फुल वेव रेक्टिफायर से
एक काफ़ी हद तक डीसी आउटपुट मिला। दिस इज़ नॉट डीसी आउटपुट बट दिस इज़, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसकी थ्योरी है जो हमको अच्छे से याद होना चाहिए, समझना चाहिए। अगर डिटेल में जानकारी तुमको लेनी है तो एससीईआरटी पर जहाँ फुल रेक्टिफायर लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ोगे, काफ़ी हद तक तुमको मिल जाएगा। कोई डाउट होगा यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो, ठीक है। चलेंगे 15 की तरफ, डू इट फास्ट। चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो एक अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से है। सीरीज आंसर सर्किट्स को हमेशा टीचर्स पढ़ाते वक्त कहते हैं कि भाई ये अच्छे से पढ़ के जाओ, उस टॉपिक से ही क्वेश्चन देखो पूछा गया है। हमें निकालना है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स। अब ये होती क्या चीज़ है, या व्हाट इज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इन सीरीज एनसीआर सर्किट। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, बाकी सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन खाली है, ठीक है। देखो मान लो हमने एक सीरीज एलसीआर सर्किट बनाया, इंडक्टर, कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस को यूज़ किया सीरीज में एक एसी सोर्स के साथ, जैसा कि फिगर में देख रहा हूँ। इंडक्टर से हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस मिलता है, कैपेसिटर से कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टर से रेजिस्टेंस। ये तीनों मिलकर सर्किट में इम्पीडेंस को जन्म देते हैं और उस इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC डिफरेंस XL का होल स्क्वायर। डिफरेंस मैं इसे लिखा कि XC XL में से कोई भी बड़ा हो सकता है। ये होता है सर्किट का इम्पीडेंस। अब अगर इसमें हमको करंट फाइंड करनी हो, सर्किट में आरएमएस करंट, जिसका फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम लोग भाई, VRMS डिवाइड बाई Z, है ना। मैं बता रहा हूँ रेजोनेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर एनी अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट के लिए। हमें यहाँ से अगर करंट की वैल्यू को मैक्सिमम करना हो इस सीरीज एलसीआर सर्किट में, तो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या करनी होगी, मिनिमम, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। और इम्पीडेंस में दो लोग होते हैं, रेजिस्टर और रिएक्टेंस। इम्पीडेंस के दो हिस्सों में से रेजिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होता, कम होता है, ज़ीरो नहीं होगा। रिएक्टेंस वाला पार्ट ज़ीरो हो सकता है। तो जब रिएक्टेंस वाला पार्ट, वो भी कब होगा, जब XC XL आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो डिफरेंस विल बी ज़ीरो। Z इज इक्वल टू R, वही Z इज इक्वल टू R क्या होता है, मिनिमम। तो Z इज इक्वल टू मिनिमम इज इक्वल टू R। वो तब होगा जब XC इज इक्वल टू क्या हो जाए, XL। और ये जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा उसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और उस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। तो सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी जिसके लिए इसमें इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो और आरएमएस करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो, उसे हम कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। वही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। क्लियर है कि क्या पूछा गया है, कि एट विच फ्रीक्वेंसी द रेजोनेंस विल ऑकर। रेजोनेंस ऑकर का मतलब कि X इज इक्वल टू XL हो जाएगा और करंट विल बी मैक्सिमम। अगर ग्राफ इसका दिखाऊं तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यही वो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जहाँ पर करंट की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ LC, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए। 1/2 एज इट इज। L कितना दिया इंडक्टेंस, R का यहाँ पे कोई काम नहीं है, R का हमारा फिलहाल कोई काम नहीं है। L कितना दिया, 10 मिली हेनरी। तो 10 मिली को चेंज किया तो -3 से मल्टीप्लाई। C कितना दिया है, 1 माइक्रोफेड को चेंज किया तो -6, ठीक है। ये सब केस में होगा, L हेनरी में, C फैरेड में। तो -3 -6 कितना हो गया, -9, +10 -8, बाहर आया, -4, ऊपर गया +4,
10⁴/2π, ठीक है। अब 10⁴/2π को अगर तुमको सॉल्व करना है तो अब तुम इसको सॉल्व करो। अब तुम इसको सॉल्व करके चेक कर लो, इतना तो कर सकते हो, इसको सॉल्व करके चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और वो बताओ कि कमेंट में बताओ कि कौन सा ऑप्शन में सही आंसर आ रहा है, ठीक। सिंपल कैलकुलेशन करना है, कर सब। ध्यान रखना कि यहाँ पर पे ये रेडियन पर सेकंड है, ये किलो हर्ट्ज है, ठीक है। ये भी हाँ आई थिंक कोई 10⁴ आ रहा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली कि किलो हर्ट्ज वाला ही अगर 10⁴ किलो हर्ट्ज को ऐसे चेक कर सकते हो अगर चाहो तो। चेक करने का तरीका बताता हूँ। इसको अगर मैं 10/2π इंटू 10⁻³ फ्रिक्वेंसी है तो हर्ट्ज में आएगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको मिला करके हम इसको ऐसे काट दिए तो 5/π बोल दिया और ये हो गया किलो हर्ट्ज। पाई कितना होता है 3.14 डिवाइड इंटू ऊपर 5 है तो 1.59 किलो हर्ट्ज आने का पूरा चांस है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे तुम एक बार चेक कैलकुलेट कर, दिस विल द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ठीक है, इस फॉर्मूले पर ध्यान रखना और समझना कि व्हाट इज रेजोनेंस, ठीक है। चलेंगे 16 क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 क्वेश्चन है वो रोटेशनल मोशन क्वेश्चन से लिया गया है और बात इसमें हो रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन का। तो एक बार मैं समझाता हूँ कि क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है ना कि बस मैं आया क्वेश्चन पढ़ा और सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन में बात हो रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन का, तो हमको ये पहले पता होना चाहिए कि होता क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी उसके बाद तो रेशियो हो तो तुमको मिल ही जाएगा। तो सबसे 2 मिनट पहले कि व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सपोज दैट ये कोई बॉडी है और वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। इस बॉडी का मास मान लो है बच्चा m, और वो इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान लो इसका I, ठीक है। पूरा बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ। हमने एक बॉडी लिया m मास का, एक एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा था। उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट I है, क्लियर है। अब तुमको बोलेगा कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब सुनना क्या हुआ। मान लो हमने क्या किया कि एक पार्टिकल लिया जिसका मास उस बॉडी के मास के बराबर है, ठीक है। और उस पार्टिकल को इस एक्सिस से जिसके अबाउट ये बॉडी घूम रही थी, उस एक्सिस से इस पार्टिकल को एक डिस्टेंस पर रख दिया, मान लो के। और अब वो पार्टिकल भी इस एक्सिस के अबाउट घूमना शुरू कर दिया और बॉडी भी घूम रहा था, पार्टिकल भी घूम रहा था। अच्छा, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पार्टिकल का मास m है, एक्सिस से डिस्टेंस के है, तो पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा m²। हम सबको फॉर्मूला पता होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है mr², r यहाँ पे कितना है k। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया m²। इस बात को गौर करना कि पार्टिकल का मास बॉडी के मास के बराबर होना चाहिए और उस पार्टिकल को एक डिस्टेंस के पर रख के हमने घुमाना शुरू कर दिया। और अगर पार्टिकल का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाता है तो उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितने डिस्टेंस पर किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मास उस बॉडी के मास के बराबर होना चाहिए भाई, एज अगर पार्टिकल नहीं, कोई पार्टिकल नहीं, मास शुड बी सेम। तो जितने डिस्टेंस पर सेम मास वाले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए, वही डिस्टेंस तुम्हारी कहलाती है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये सिंपल प्लेन मैथमेटिकल डेफिनेशन है जिससे के कैलकुलेट हम लोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलो, अब कह रहा है हमारे पास 2 स्फीयर हैं,
एक सॉलिड और एक हॉलो, दोनों ही अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। दोनों का मास भी m है, दोनों का रेडियस भी r है, मगर एक है सॉलिड और दूसरा है हॉलो। दोनों के रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशो निकालना है, ठीक है। तो पहले वो पता तो करें, फिर तो रेशो निकालेंगे। तो इसका क्या निकाला जाए? तो इसका I इज इक्वल टू एम की वन कर दो इसके लिए, सॉलिड के लिए आई एस बोल दो, आई माइनस मोमेंट ऑफ ऑफ सॉलिड। अब ये पता होना चाहिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स एक्सिस इज 2/5 mr स्क्वायर इज इक्वल टू m k1 स्क्वायर। m से m कैंसिल, तो k1 विल बी r रूट 2/5। अब हॉलो पे आ जाओ, तो आई एच इज इक्वल टू अगेन एम के स्क्वायर। अब हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता होना चाहिए, 2/3 mr स्क्वायर इज इक्वल टू mk2 स्क्वायर। मास अगेन यहाँ से कैंसिल, k2 की वैल्यू कितनी आएगी, r रूट 2/3। तो हमसे पूछा था k1/k2, तो k1 कितना आया, r तो कट जाएगा ना, √2/√5 और इसको पलट दिया तो √3/√2 कैंसल्ड आउट। तो आ गया तुम्हारा √3/5 इज द आंसर। आई थिंक इसमें रूट शायद छूट गया है, तो उसको ध्यान रखना कि शायद एक्चुअल में आंसर गलत हो, या जहाँ से मैंने नोट किया है वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिए होंगे। तो ये इसका आंसर √3/5, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी डन। और ये रेडियस ऑफ गायरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बस याद रखना, ठीक है, कि जितने डिस्टेंस पर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए, वही डिस्टेंस है रेडियस ऑफ गायरेशन। हाँ, पार्टिकल का मास उस बॉडी के मास के बराबर होना चाहिए। और कैलकुलेट कैसे करोगे, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यही केस का रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। चलेंगे 17 क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। सो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से एक क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन में हर साल आता है। और तुमको मैंने पहले भी एडवाइस किया था कि तुम जो भी पढ़ो अच्छे से, अच्छी बात है, अच्छे से प्रिपरेशन करो। इस पर्टिकुलर चैप्टर को एनसीईआरटी के एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ के जाना। न्यूमेरिकल फॉर्मूला, जो भी जहाँ से कुछ नई चीज़ तुमको देखने को मिले, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देखने को मिले, उसको नोट डाउन करो। तुमको मैंने दिखाया था कि 2024 में भी इससे डिस्प्लेसमेंट करंट से क्वेश्चन आया था। यहाँ क्वेश्चन भी डिस्प्लेसमेंट करंट से ही है। तो समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट करंट पे तुमको अच्छे से काम करके जाना है। अभी कॉपी है तो यहाँ पास नोट कर लो। डिस्प्लेसमेंट करंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर, हमने इसके पहले जब 2024 में डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्वेश्चन पूछा था तो वहाँ बहुत कुछ मैंने एक्सप्लेन किया था। तो उस लेक्चर में भी तुमको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पता चल सकता है। अब क्वेश्चन देखते हैं कहाँ, यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर एंड बाकी है ड्यू टू डिक्रीज फ्रीक्वेंसी बात देखेंगे। एक एसी सोर्स है जिसको हमको कैपेसिटर से कनेक्ट करना है। तो पहले कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया कैपेसिटर और ये हो गया हमारा एक एसी सोर्स, ठीक है, लाइक दिस। ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इस वर्ड पे गौर करना, डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। जो ये एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी है उसको हमको डिक्रीज करना है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि कैपेसिटर किसी भी एसी सर्किट में एक रिएक्टेंस पैदा करता है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। इस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये 1/2π FC।
जहाँ एफ होता है इस सोर्स की फ्रिक्वेंसी, उसी को कहा जा रहा है द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। अब ये फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करना है, तो फ्रिक्वेंसी है डिनोमिनेटर में, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो एक्सी जो कि कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस है वो इंक्रीज करेगा। तो कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, ये निहायत ही गलत बात है क्योंकि एक्सी की वैल्यू इंक्रीज करने वाली है। कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस डिक्रीज, ये भी गलत है क्योंकि एक्सी इंक्रीज कर रहा है। तो सेकंड और थर्ड तो हमारे रॉन्ग ऑप्शन हो गए। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करते हैं। यार इसमें जो IRMS होगा वो VRMS बाई एक्सी से हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, एक्सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब फ्रीक्वेंसी को तुम बढ़ाओगे, सॉरी फ्रीक्वेंसी को घटाना है, फ्रीक्वेंसी घटाएंगे एक्सी इंक्रीज करेगा, और एक्सी अगर इंक्रीज करेगा तो जो करंट है, जो IRMS है, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सी इंक्रीज करेगा तो IRMS विल डिक्रीज। लेकिन यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो डिक्रीज करेगा। बात यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट की कर रहा है। तो याद करो तुमको क्या बताया था हमने तुमको बताया था कि जो कंडक्शन करंट होता है और डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ये दोनों आपस में सेम होते हैं। तो अगर कंडक्शन करंट डिक्रीज कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी डिक्रीज ही करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट विल डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अब ये बात मैंने बताया था उस दिन जब 2024 के क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट करंट मिला था, तो तुमको ने बताया था कि हर कंडीशन में कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के सेम होगा। अब कंडक्शन करंट यहाँ घट रही है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी घटेगा। और कंडक्शन करंट क्यों घट रही है, क्योंकि एक्सी बढ़ रहा है। एक्सी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी घट रही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, डू इट फास्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18 जो कि एकदम सिंपल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, एकदम 1 मिनट से कम जो हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, वो एकदम देखो है। ये कह रहा है कि द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस दिस मच कैरिंग अ करेंट ऑफ दिस मच। एक चीज़ हम जानते हैं कि किसी भी इंडक्टर कॉइल में जब कोई स्टेडी करंट इस्टेब्लिश हो जाती है तो उसमें एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। अब ये स्टेडी करंट का क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, कभी वक्त मिलेगा डिस्कस करेंगे हम इस पर। फिलहाल अभी बात करते हैं कि किस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो किसी इंडक्टर में एक स्टेडी करंट जब इस्टेब्लिश हो जाती है तो उस इंडक्टर में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 L/I0²। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद करके जाना, ये बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत अलग अलग जगहों पे इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। U = 1/2 L/I0², जहाँ पर I0 क्या होगा, द स्टेडी करंट जो उस इंडक्टर में स्टैब्लिश्ड है, L उसका इंडक्टेंस है। बट ध्यान रख कुछ माइक्रो मिली सब देख लेना, है ना क्या चीज़ है। तो 4 माइक्रो हेनरी इज द इंडक्टेंस। तो 4 माइक्रो हेनरी इज द इंडक्टेंस। तो 4 × 10⁻⁻⁶। स्टेडी करंट इज 2 का स्क्वायर दिस इज 4। तो कितना हो जाएगा 8 × 10⁻⁶ या 8 माइक्रो जूल। तो माइक्रो मिली में थोड़ा ध्यान रखना भाई, 8 माइक्रो जूल इज सिंपल सा आंसर, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल बस कैलकुलेशन है। 30 सेकंड में तुम्हारा ये सॉल्व हो जाएगा, तुम इस फॉर्मूले को अच्छे से देखते पहचानते हो तो, ठीक है। चलेंगे 19 क्वेश्चन, देखते हैं वहाँ पर क्या कहता है, इससे कर लो पहले। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में एक छोटा सा ट्रिक है, ट्रिक क्या छोटी सी बात है जो बहुत ज़्यादा लोग गलती कर देंगे, उसको समझना है। खैर क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो लिया गया वो चैप्टर तुम्हारा KTG दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगेन RMS वेलोसिटी गैस की जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया है। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड।
एक गैस का टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है। टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड। अब इसको और कितना गर्म किया जाए ताकि इसके जो गैस है उसके मॉलिक्यूल का जो आरएमएस वेलोसिटी है वो 3 गुना बढ़ जाए। गौर करना, 3 गुना हो नहीं जाए, 3 गुना बढ़ जाए। इंक्रीज्ड बाई 3 टाइम्स, इंक्रीज 2-3 टाइम्स में फ़र्क होता है। अगर मैंने कहा x है, x इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स means 3x. x is increased by 3 times. Increase by 3 times मतलब कि x plus 3x is equal to 4x. यानी कि RMS वेलोसिटी को 3 गुना नहीं करना है, 3 गुना बढ़ाना है। तो 3 गुना बढ़ाना है तो इसमें एक तो पहले से भी था, तो 3 गुना बढ़ा, एक था पहले से, कितना हो जाएगा 4x। तो याद करना, याद रखना कि यहाँ पर बाई और 2 का चौचक्कर फंसता है। x is increased by 3 times मतलब x is equal to x plus 3x is equal to 4x। अब बोलता है x increased to 3 times मतलब 3x हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि the RMS speed is increased by 3 times, increase by बोल रहा है, ठीक है। तो increase by का मतलब RMS वेलोसिटी को तुमको 4 गुना करना है। फॉर्मूला क्या है इसका? तो किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का जो आरएमएस वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है VRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई m0। कमेंट बॉक्स में बताना कि ये m0 क्या होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि VRMS इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, ठीक है, या V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 by T2। अब V1 is V and V2 is not 3V, V2 is 4V। मैं फिर से बोल रहा हूँ, RMS speed is increased by 3 times, increased by 3 times। बात समझ रहा हूँ? तो 3 गुना बढ़ जाना है, 3 गुना होना नहीं है, 3 गुना और बढ़ जाए। तो 3 गुना और बढ़ेगा तो V plus 3V become 4V। T1 हमेशा केल्विन में होगा तो -50 प्लस 273, ठीक है। और नीचे तुम्हारा T2 V कैंसिल्ड आउट, स्क्वायर कर दिया तो 1/16 इज इक्वल टू -50 प्लस 273 किया तो 223/T2। तो T2 यहाँ से निकाला जाए तो 16 इंटू 223 कितना आएगा? 16 3 जा 48, 8 मिला 4, 16 2 जा 32 प्लस 4 36, 6 मिला 3, 16 2 जा 32 प्लस 3 32 प्लस 3 इज 3568 केल्विन। अब 3568 केल्विन तो कहीं पे है नहीं, तो 3568 को हमको चेंज करना पड़ेगा सेंटीग्रेड में। तो 3568 माइनस 273 कितना आएगा? ये दिस इज 5 एंड 16 में 7 गया तो कितना आया? 9 एंड दिस बिकम्स योर 3295 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। इस बात को फिर से बोल दो, देखो अगर यहाँ तुम 3V अगर रखोगे ना बिकम 3 टाइम्स, उसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो भी इसमें रहेगा। तो बहुत बच्चे इसको 3 करके यहाँ पे गलत ऑप्शन को चूज़ करें। उसको पता है कि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं, तो वो उसके हिसाब से भी ऑप्शन तुमको दिया रहेगा, और बहुत बच्चे उसको मारेंगे ऑप्शंस और गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि ये इंक्रीज टू इंक्रीज बाई में क्या फ़र्क होता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बेहद सिंपल है। और अगेन ये फॉर्मूला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में से एक है। इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना, इस पर क्वेश्चन जितने हो सके ट्राई करके जाना, ठीक है। चलेंगे 20th क्वेश्चन की तरफ, जल्दी कर। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एटम्स चैप्टर से है, और टॉपिक जो है वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
तो जैसा कि हम लोग जब भी इस चैप्टर को पढ़ाते हैं एटम्स, तो वो हमेशा कहते हैं कि ये जो टॉपिक है दैट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये ही इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और तुम देखोगे मैक्सिमम टाइम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। तो इसको भी कॉपी में नोट डाउन करो कि एटम्स चैप्टर में स्पेक्ट्रम हमको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट्स है, भले एक दिन पूरा उसमें लग जाए, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से कवर करना है। यू हैव टू नोट डाउन ऑन योर कॉपी राइट नाउ। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज इज लैम्डा। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज इज। ब्रैकेट में पूछा गया है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बामर में है लैम्डा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अभी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, हल्का सा पहले हम लोग बात को समझते हैं कि अगर हम लोग ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करते करते हम लोग बनाते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स। तो जब ट्रांजिशन फर्स्ट में होता है तो जो हमको मिलते हैं वेवलेंस, या जो हमको सीरीज ऑफ वेवलेंस मिलते हैं, उनको हम कहते हैं द लाइमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। और अगर ट्रांजिशन सेकंड में होता है तो सेकंड ट्रांजिशन में जो हमको वेवलेंथ मिलते हैं उसको हम कहते हैं बामर सीरीज। और थर्ड के बाद अगर फोर्थ में होता है तो उसको हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। लाइमन, बामर, पास्चन, लाइमन, बामर, थर्ड में पास्चन और फोर्थ में क्या होता है ब्रैकेट सीरीज। तो ये हो गया तुम्हारा बामर सीरीज और ये हो गया तुम्हारा बच्चों ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि यार सेकंड में ट्रांजिशन होगा तो बामर और फोर्थ में होगा तो ब्रैकेट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कहाँ है, वो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। यार फोटोन के वेवलेंथ और एनर्जी में जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH/लैम्डा। एनर्जी और लैम्डा में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम शॉर्टेस्ट लैम्डा की बात करेंगे तो एनर्जी गैप शुड बी मैक्सिमम। तो बामर में मैक्सिमम एनर्जी गैप कहाँ मिलेगा, जब ट्रांजिशन इनफाइनाइट से 2 में होगा। इससे ज़्यादा गैप और कहीं नहीं मिलेगा, गैप लगातार कम ही होगा, दिस इज मैक्सिमम गैप। तो इन्फिनिटी से सेकेंड में ट्रांजिशन जब होगा तो बामर सीरीज में एनर्जी विल बी मैक्सिमम फोटोन की एंड वेवलेंथ शुड बी शॉर्टेस्ट। सिमिलरली ब्रैकेट में जब इन्फिनिटी से फोर्थ में ट्रांजिशन होगा तो दिस गैप ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम एंड वेवलेंथ इज शॉर्टेस्ट। तो कहने की बात यह है कि बामर का ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 2 में होगा और ब्रैकेट के ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 4 में होगा और हमको निकालना है दोनों का वेवलेंथ। तो अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो 1/λ इज इक्वल टू r, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने वाले हैं। जहाँ लैम्डा क्या होता है उस ट्रांजिशन का वेवलेंथ, आर क्या होता है एक रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, n1 n2 में n1 लोअर एनर्जी लेवल होता है और n2 हायर एनर्जी लेवल जहाँ से ट्रांजिशन हुआ है। तो अगर हम लोग बामर की बात करें तो 1/λb इज इक्वल टू r, 1/n1 दिस इज 1/2 का स्क्वायर 1/4 और इन्फिनिटी हो तो 1/infinity इज इक्वल टू 0। तो दिस इज r/4। ठीक है, तो लैम्डा बी इज इक्वल टू क्या मिला 4/r, जिसको क्वेश्चन में क्या कहा गया लैम्डा। तो बामर का ट्रांजिशन जो हुआ उसका हमको लैम्डा वेवलेंथ है, उसी लैम्डा के टर्म्स में ब्रैकेट का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा। तो ब्रैकेट के लिए क्या करना होगा 1/λb डैश कर दो
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो 1/16 माइनस ऑब्वियसली 0। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा बी डैश निकालूँ तो 16/r विच इज़ 4 इंटू 4/r, तो 4/r इज लैम्डा, तो इट बिकम्स ऑब्वियसली 4 लैम्डा। तो 4 लैम्डा इज द आंसर, जो कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो करना क्या है तुमको कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इस चैप्टर का टॉपिक, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के आना है। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, हमफेरी, किस किस में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, कैसे कैसे, जैसे ये बात समझ में आ गई कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का क्या मतलब है भाई, एनर्जी गैप मैक्सिमम हो, तो बामर का एनर्जी गैप मैक्सिमम कहाँ से कहाँ होगा, इनफिनिटी से टू दिस मैक्सिमम। अब बोलते हैं लैम्डा मैक्सिमम, तो लैम्डा मैक्सिमम का मतलब एनर्जी मिनिमम, तो चेक कर लो किस ट्रांजिशन की एनर्जी मिनिमम है, उसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो बहुत एग्जाम में आता है लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा मिनिमम, इस फॉर्मूले को चेक करोगे पता चल जाएगा ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तुमको लेना है, और स्पेशली ये फॉर्मूला जिससे उस ट्रांजिशन का वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 20th क्वेश्चन डन। चलेंगे हम लोग 21st की तरफ, लेकिन इस वीडियो में नहीं, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो सेकंड पार्ट जो इसका था उसमें हम लोग 11 से लेकर 20 क्वेश्चन तक कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में विल मूव ऑन फ्रॉम 21, उसका ही कंटिन्यू करेंगे। इन 10 क्वेश्चंस में कहीं भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो इसके थर्ड पार्ट में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।